हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ाएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अभी हम हाल ही में जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उसमें हम चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। और आज हम जो सीरीज़ लेकर आए हैं ये मुख्य सेब का कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन होगा। मतलब कहने का है आपके जो एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आने हैं वो 100 क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। हमने जो अभी तक मॉक टेस्ट करवाया है उसमें टॉपिक वाइज करवाया है। आप जाकर वहाँ पर प्लेलिस्ट, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, सीरीज नाम से, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, आगाज़ करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। ऑप्शन ए है कानून, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है कारावास एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो, सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। सामाजिक नियंत्रण वह होता है जिसमें हम समाज में रहते हुए ऐसा काम करें जिससे कुछ भी समाज को हानि न हो, और समाज में जो नियंत्रण होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और सामाजिक नियंत्रण का साधन क्या है, तो कानून, कानून के द्वारा भी समाज का नियंत्रण किया जाता है। राज्य भी करता है। कारावास, अगर कोई आप जुर्म करेंगे, कोई अपराध करेंगे, उसके लिए कानून की, उसके लिए कारावास की भी सुविधा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समाज में परिवर्तन लाने वाले घटकों में शामिल नहीं है। इसमें बोला है नहीं है, तो ऑप्शन इसमें ए है जैविक घटक, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक घटक, ऑप्शन सी है तकनीकी घटक एंड ऑप्शन डी हमारा भौगोलिक घटक। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो हमारा है ऐतिहासिक घटक। बाकी जैविक घटक शामिल है, तकनीकी भी है और भौगोलिक घटक भी इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य स्रोतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है खोज, ऑप्शन बी है आविष्कार, ऑप्शन सी है संकुचन एंड ऑप्शन डी है आंतरिक विभेदीकरण। तो इसका ऑप्शन जो राइट होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संकुचन। ठीक है, शामिल नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा केवल वैवाहिक संबंधों तक ही सीमित है, ऑप्शन बी है घरेलू संबंध केवल पति पत्नी या विवाह जैसी प्रकृति वाले संबंध तक ही सीमित है, ऑप्शन सी है घरेलू हिंसा तलाक के बाद जारी नहीं रह सकती, ऑप्शन डी है तलाकशुदा महिला का पूर्व पति उसे संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश करता है तो वह भी घरेलू के हिंसा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखो, घरेलू हिंसा ये होती है जो घर के अंदर हिंसा होती है, हम उसे घरेलू हिंसा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सास ससुर से उसका क्या है शोषण किया जाता है, तो भी एक घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमको देखने को मिलता है। देखो, आपको थोड़ा नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आज बारिश हो रही है बाहर। ठीक है, तो बारिश होने की वजह से बूंदें गिरती हैं, उसकी आवाज़ आ रही होगी, आपको लग रहा होगा ऐसा। ठीक है, आप वीडियो पर ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। बाहर की जो एक्सटर्नल आवाज़ है, नॉइस है, उस पर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अंतरपीढ़ीय संघर्ष की निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जैसे स्टेटमेंट दिया है, अंतरपीढ़ी संघर्ष पूर्णतया संघर्ष न होकर तनाव की दशा से संबंधित होता है। यह कथन किसका है। देखो, ऑप्शन ए है जी.एस. धुरे, ऑप्शन बी है डॉक्टर श्रीनिवास, ऑप्शन सी है टी.के. अमन एंड ऑप्शन डी हमारा जे.पी. सिंह। मैंने बताया था कि आप जितने भी स्टेटमेंट मिलते हैं आप एक पेज पे कहीं पे एक पेज पे कहीं स्टेटमेंट सारे एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। अब देखो, ये स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पर सारे स्टेटमेंट आप नोट कर रहे हैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए और उसके आगे जिसने स्टेटमेंट दिया है उसका नाम लिख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो हमारा हो जाएगा जी.एस. धुरे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष गरीबी का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र, ऑप्शन बी है हमारा गिनी गुणांक, ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो गरीबी का होता है मापन वो हमारा गिनी गुणांक के द्वारा भी किया जाता है और लॉरेंज एक वक्र होता है उसके भी द्वारा गरीबी मापन की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत ने अपनी जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक घोषित किया है। मैंने जब जनसंख्या का लेक्चर लिया था वहाँ पर वीडियो में कराया था कि जनसंख्या का जो स्थिरीकरण का लक्ष्य है वो भारत सरकार ने 2070 तक रखा है कि हम 2070 तक जनसंख्या पर काबू पा लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 2045, ऑप्शन नंबर बी है 2070 एंड ऑप्शन नंबर सी है 2050 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2047। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको देखने को मिलेगा 2070। थोड़ा वीडियो में स्पीड में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन हैं इसमें, तो लगभग वीडियो लंबी चली जाएगी, इसलिए आप हमको तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है,
किस दशक में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के दर देखने को मिला था? ऑप्शन नंबर ए है 1951 से 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1911 से 1921 एंड ऑप्शन नंबर सी है 1961 से 1971 एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा 1971 से 1981 तक। देखो हमारी जो भारत देश में जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, ऐसा कौन सा दशक था? तो वो दशक हमारा 1911 से लेकर 1921 था। उसे हम महान विभीषका वर्ष भी बोलते हैं, महान विभीषका का दशक भी बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1911 से 1921 सही होने वाला ऑप्शन नंबर बी। कहीं पर आपको ऑप्शन में 1921 अगर देखने को मिल रहा है तो आप वहां पर आंसर भी कर दीजिएगा। वर्ष अगर पूछेगा तो 1921 हो जाएगा और अगर दशक पूछेगा तो 1911 से 1921 के बीच रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है सिलाई बुनाई करना, ऑप्शन बी है खाना पकाना एवं परोसना एंड ऑप्शन सी है घर की सफाई करना एंड ऑप्शन डी हमारा अध्ययन अध्यापन। देखो इसमें क्या कर रहा है, महिला की जो भूमिका है संबंध नहीं है कि किसमें आप आंसर ऑप्शन देखकर भी आंसर कर सकते हैं कि महिला का काम क्या होता है। देखो सिलाई बुनाई करना ये भी कर सकती है, खाना ये भी सही है, घर की सफाई भी, लेकिन अध्ययन अध्यापन क्या है, ये महिला का थोड़ा कम रहता है, बाकी इन तीनों चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो नहीं बोला है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? षोडश संस्कार में विवाह किस स्थान पर आता है? जो षोडश संस्कार होता है वहाँ हमारा विवाह किस स्थान पर आता है? ऑप्शन ए है 10वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 12वें स्थान पर एंड ऑप्शन सी है 14वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा 15वें स्थान पर। जो षोडश संस्कार होता है वह विवाह में 15वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्या है? हिंदू विवाह की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए संविदात्मक, ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सामाजिक। जो हिंदू विवाह होता है ये धार्मिक परिप्रेक्ष्य से बंधा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि विवाह का बुनियादी आधार परिवार है, न कि परिवार एक आधार विवाह है? ये कथन किसने कहा था? आप जहाँ पर कथन लिख रहे हैं वहाँ पर इस कथन को फिर एक बार लिख लीजिए कि ये कथन किसने दिया था। ऑप्शन ए है L.H. मॉर्गन, ऑप्शन बी है A.L. कोरोबर एंड ऑप्शन ई है वेस्टरमार्क एंड ऑप्शन डी हमारा इवांस प्रिजार्ड। मैंने जो विवाह वाला टॉपिक करवाया था वहाँ वेस्टरमार्क जो साहब थे उनका स्टेटमेंट था कि विवाह जो है बुनियादी आधार होता है, न कि विवाह परिवार आधार विवाह है। तो वहाँ पर स्टेटमेंट ये वेस्टरमार्क साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि धर्म, प्रजा, संतान और राति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? ये देखो फिर कहा, किसने कहा, स्टेटमेंट फिर आ गया। आपको सोशोलॉजी डिपार्टमेंट जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में है उसने आपने देखा होगा, जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तो वहाँ पर आपने देखो क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर अब जब देखो जिसने सोशोलॉजी डिपार्टमेंट ले रखा था ग्रेजुएशन में, वो अगर एग्जाम देने जाता तो वहाँ पर अगर किसी की डिफिनेशन में लिखना है तो लिखता था कार्ल मार्क्स के अनुसार, पार्सन्स के अनुसार, मैकबर के अनुसार, गैरिन के अनुसार, वहाँ पर सारी डिफिनेशन अनुसार के अनुसार होती थी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है? रथ को आनंद हिंदू विद्वास के उद्देश्य से माने जाते हैं। किसने है? ऑप्शन ए है A.S. अल्टेकर, ऑप्शन बी है P.H. प्रभु, ऑप्शन सी है K.M. कपाड़िया एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर 13 का हमको K.M. कपड़िया साहब मिल जाएंगे। किसने? K.M. कपड़िया साहब। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक ही सही विवाह का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए है मॉर्गन, ऑप्शन बी है मेलनोवस्की, ऑप्शन सी है वेस्टरमार्क एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा मनु। तो मेलनोवस्की साहब ने कहा था विवाह है, रहा और रहेगा, ये भी उनका स्टेटमेंट था। सारे स्टेटमेंट आप एक जगह कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और डिफरेंस देखते रहिए कि किनके स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है और उसको रट डालिए। आपको एग्जाम में ऐसे देखने को स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा मेलनोवस्की सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन ए है घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बालिकाएं घरेलू हिंसा के अधिक शिकार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू प्रवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल है। और घरेलू डी ऑप्शन डी है घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेत है। मैंने बोला ना, घरेलू हिंसा वो लड़की के साथ भी हो सकती है, बच्चे के साथ भी हो सकती है, छोटी बच्ची के साथ भी हो सकती है, महिला के साथ हो सकती है। और घरेलू हिंसा के अंतर्गत अगर कुछ भी होता है, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, कहा सुनी, ये सब हमारी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। तो बच्ची के साथ भी हो सकता है, महिला के साथ भी हो सकता है, बूढ़ा के साथ भी हो सकता है, बूढ़ी के साथ भी हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होने वाला है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है? आप इसको
ये छपेगा क्वेश्चन, ये छप सकता है कि अगर महिला को दुर्व्यवहार हो रहा है तो किस एक्ट के तहत, किस पीनियल आईपीसी की धारा सहित वो अपना शिकायत दर्ज करवा सकती है। ऑप्शन नंबर ए है धारा 496, ऑप्शन नंबर बी है धारा 497 एंड ऑप्शन नंबर सी है धारा 498 एंड ऑप्शन नंबर डी धारा 499। जो इंडियन पीनल कोड होता है आईपीसी की धारा 497 के तहत महिला अपने पति के दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज करवा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कारक हैं। अब इसमें देखो कारक कौन कौन से हैं। जन्म के समय कमोजन, ठीक है, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ है गर्भ निरोधक उपयोगी। आपको इसमें से कौन से क्वेश्चन सही लग रहे हैं ऑप्शन। तो देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमको फर्स्ट जन्म के समय कम वजन, ये भी मृत्यु का कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड है अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड है गर्भवती महिला की पोषण परक स्थिति, ये भी सही है। लेकिन गर्भ निरोधक उपयोगों का प्रयोग ये गलत लग रहा है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमको सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। मैंने जनसंख्या विस्फोट को जो टॉपिक बताया था बहुत अच्छे से बताया था कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। जनसंख्या वहाँ होती है कि जो मतलब जन्म ज़्यादा होगा और मृत्यु दर कम होगी, वहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होता है। जन्म ज़्यादा मृत्यु दर कम, यानी कि संख्या तेज़ी से ग्रो करती है लेकिन वहाँ मृत्यु दर जो होता है वो कम होता है। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है जन्म दर में वृद्धि, ऑप्शन बी है अत्यधिक जन्म दर व अत्यधिक मृत्यु दर, ठीक है। ऑप्शन सी है जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जन्म दर में वृद्धि ये हो नहीं सकता क्योंकि मृत्यु नहीं हो रही इसमें, ठीक है। अब इसमें अत्यधिक जन्म दर अत्यधिक मृत्यु ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी है जन्म ज़्यादा हो रहा है और मृत्यु दर में जो है परिवर्तन कम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित किससे है। ऑप्शन ए महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। जो महिला स्वयं सिद्धि योजना आई थी उसका क्या उपयोग था, उसका क्या काम था। तो उसमें जो काम था वो महिला का सामाजिक एवं आर्थिक डेवलपमेंट था, सशक्तिकरण था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। महिला का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वुमेन, ये इसका काम था। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1996, ऑप्शन नंबर बी है 2001, ऑप्शन नंबर सी है 2008 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 2013। तो जो महिला को सशक्त बनाने की महिला नीति आई थी वो हमारी 2001 में आई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दलित नारीवाद के क्षेत्र में किसका योगदान है। ऑप्शन ए है सिमेन द बोर्ड आर, ऑप्शन बी है क्रिस्टीन डेल्फी एंड ऑप्शन सी है शर्मिले रेगे एंड ऑप्शन डी हमारा नीरा देसाई। देखो जो दलित नारीवाद का क्षेत्र योगदान जो बताया था वो हमारा एक राइटर थिंकर थी शर्मिला रेगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विवाह अपराध है। कौन सा उत्पीड़न विवाहहीन अपराध, निम्नलिखित में से कौन उत्पीड़न विहीन अपराध है, मतलब उत्पीड़न विहीन अपराध है। ऑप्शन ए उग्रवादी गतिविधि, ऑप्शन बी है हत्या, ऑप्शन सी है वेश्यावृत्ति एंड ऑप्शन डी बलात्कार। देखो जो उत्पीड़न विहीन अपराध होता है वो हमारा वेश्यावृत्ति होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्धनता की परिभाषा सामान्यतः दो पद्धतियों से की जाती है। निम्नलिखित में से सही का उत्तर चयन करें। ऑप्शन ए है सकारात्मक एवं नकारात्मक, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं आर्थिक, ऑप्शन सी है निरपेक्ष एवं सापेक्ष एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी निरपेक्ष एवं सापेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। देखो भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है प्राकृतिक विपत्तियां, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है कृषि का पिछड़ापन या ऑप्शन डी इसमें से सभी। देखो आपको कुछ कॉमन सेंस की बातें भी बता दें कि आपको अगर भारत में गरीबी लग रही है तो उसमें क्या है। देखो सही सबको संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, सही सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, सबको आगे बढ़ने का कुछ साधन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, प्राकृतिक विपत्तियां मतलब अगर फसल आपकी लगी है तो कहीं ओला पड़ गया, कहीं बारिश आ गई, कहीं बाढ़ आ गया तो क्या हुआ, आपका नुकसान हो गया, तो आप निर्धनता की ओर जा रहे हैं। फिर कृषि का पिछड़ापन, कृषि का भी पिछड़ापन हमारी गरीबी में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। ये सभी सारे संसाधन जो होते हैं ये हमारी गरीबी के मुख्य कारण माने जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण का शब्द का प्रयोग किसने किया। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग ऑप्शन नंबर इसमें दिए हैं किसने किया। ऑप्शन ए है मैकावर, ऑप्शन बी है E.A. रॉस एंड ऑप्शन सी है लुमले एंड ऑप्शन डी है समनर। तो जो सामाजिक नियंत्रण का
सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एक थे E.A. रॉस। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? औपचारिक अभिकरण कौन है? ऑप्शन ए है जन रीतियाँ, ऑप्शन बी है परंपराएं, ऑप्शन सी है राज्य एंड ऑप्शन डी है सामाजिक भय। तो 26 का जो रहने वाला है वो औपचारिक नियंत्रण कौन करता है? ये हमारा राज्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता है? ऑप्शन ए है विसरणवादी, ऑप्शन बी है उद विकासवादी, ऑप्शन सी है प्रकार्यवादी एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो डार्विनवाद था वो उद विकास का सिद्धांत मानते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। ऑप्शन ए आर्थिक लागत, ऑप्शन बी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी निहित स्वार्थ एंड ऑप्शन डी जड़ता। देखो आपको कहीं क्वेश्चन में अगर नहीं मिल जाएगा तो आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, कहीं ऐसा ना हो कितना पढ़े आगे नहीं पढ़ा ही नहीं, तो अब क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और नहीं है अथवा है सिवाय है जो भी पूछ रहा है आप उसको पढ़ के उसका राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा है 28 का क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, क्या आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व था? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी आधुनिकता, ऑप्शन सी प्रगति एंड ऑप्शन डी हमारा उत विकास। तो यहाँ पर जो अवधारणा थी वो हमारी थी उद विकास की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल शरीर के लिए देखो यहाँ से आप आपके मेडिकल डिपार्टमेंट यानी कि आपकी मेडिकल जो डिपार्टमेंट है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपको ये क्वेश्चन इजी लगेंगे जो आपके जो प्रीवियस हम क्वेश्चन कराए हैं इसमें ABC प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पर ये सोशल डिपार्टमेंट से थे, आपको क्वेश्चन कठिन लग सकते हैं। इतना मान के चलिए अगर आप 60+ स्कोर कर जाएंगे तो आप सेफ जोन में हैं, इतना मान के चलिए, क्योंकि कम फॉर्म पड़े हैं, कंपटीशन कम है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए। तो इसलिए मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, जो आपको कठिन लग रहा है उसको प्लीज़ कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और बार बार रिविजन करते रहिए, जिससे क्या है चीज़ें आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी और आप एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, अभी लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं। शॉर्टलिस्ट होने के बाद 45 से 60 दिन बाद एग्जाम होगा, तब तक आप तैयारी अपनी बेस्ट रखिए। जैसे ही आएगा आपका एग्जाम, बस एग्जाम के खोपड़ी में अच्छे से छेद कर दीजिएगा और एग्जाम को क्या क्रैक करना। ठीक है, इसमें है ग्लोब्यूमिन सही के लिए आवश्यक है क्योंकि यह एक प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी है यह रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसमें अन्य बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो ग्लोब्यूमिन होता है ये हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनाता है और यह क्या है बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए? ऑप्शन ए वमन नहीं करना चाहिए तथा चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। ठीक है, नहीं क्या करना चाहिए? फिर है ऑप्शन बी है वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए। ऑप्शन सी है केवल घी पिलाना चाहिए। ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई रोगी कार्बोनिक अम्ल का पान कर दिया जाता है तो उसे उल्टी कराएं, चूने का पानी दें और अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। मतलब इस चीज़ का करना, वमन मतलब उसे उल्टी करवाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेमुलस शब्द का क्या तात्पर्य है? जो फेमुलस शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? फेमुलस मतलब होता है सेवक, मतलब समाज में जो सेवा करेगा उसे हम फेमुलस बोलते हैं। एक सोशोलॉजी का वर्ड होता है फेमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेवक, ऑप्शन नंबर बी है सामंत, ऑप्शन नंबर सी सामंजस्य एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा मालिक। जो फेमुलस जो शब्द होता है एक सेवक से रिलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अनुलोम विवाह, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिलोम विवाह एंड ऑप्शन नंबर सी है अंतर विवाह एंड ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कहने मतलब जो जीवन साथी होता है चुनाव करता है अपने जीवन साथी का और अपने ही समूह में क्या करता है तो उसे हम अंतर विवाह की संज्ञा देते हैं। क्या हो गया? अंतर विवाह। अनुलोम विवाह होता है कि मतलब किसी दूसरे कास्ट में विवाह करना और लड़का में होता है, और प्रतिलोम ये होता है लड़का किसी क्या है उच्च या नीच कास्ट के लड़के शादी करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। लेकिन हम एक ही अपने समूह में शादी कर रहे हैं तो उसे हम अंतर विवाह की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन चक्र की किस अवस्था में साधनों की मांग बढ़ सकती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन बी है विस्तार अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है संकुचित अवस्था एंड ऑप्शन नंबर डी है सेवानिवृत्त अवस्था। ठीक है, जीवन की जो साधनों की मांग बढ़ जाती है वो विस्तार अवस्था में बढ़ जाती है, यानी कि हमको क्या है अपना विस्तार करना है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको बी राइट लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह कथन देखो फिर स्टेटमेंट आ गया, आप फिर जहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहाँ पे इस स्टेटमेंट को फिर लिख लीजिए और जिसने स्टेटमेंट दिया है उसका आप नाम लिख लीजिए।
यह कथन किसका है कि संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम का विकास का अवसर कम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर सी.वी. रमन एंड ऑप्शन नंबर डी है जगदीश चंद्र बोस एंड डॉक्टर डी है डॉक्टर M.P. सिन्हा। तो संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम का विकास अवसर कम प्राप्त होता है, ये हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। ठीक, इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखो संयुक्त परिवार होगा तो वहाँ पर फैमिली बड़ी हो गई, तो जो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है उसका अवसर कम मिल पाता है, ये देखने को मिला है और ये बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया था। नेक्स्ट है विवाह अधिनियम वर्ष में विवाह योग्य लड़की की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी। आप इसको क्वेश्चन बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन छप सकता है कि विवाह, देखो आपके सिलेबस में विवाह बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो विवाह एक्ट कब आया था, एक विवाह एक्ट कब आया था कि मतलब जो लड़कियों की उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई थी। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 1929, ऑप्शन नंबर बी है 1949 एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1976 एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 1955। जो हमारा एक्ट आया था विवाह अधिनियम 1955 में, उसमें कहा गया था कि लड़की की उम्र होगी वो 18 वर्ष तय की जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एकाकी परिवार का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है उच्च जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत विकास का अवसर, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सुरक्षा एंड ऑप्शन डी है आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर एकाकी परिवार का लाभ नहीं है सामाजिक सुरक्षा, इसमें सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। लेकिन जो एकाकी परिवार इसमें नहीं बोला है तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, बाकी जीवन स्तर सही होता है, व्यक्तिगत विकास इसमें ठीक है, आत्मनिर्भरता मतलब एकाकी परिवार ये होता है मतलब हम, हमारे पापा मम्मी और हमारे भाई बहन, ये हमारी एकाकी परिवार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है, हम लोग को सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कम मिल पाती है, इसमें हमारा आत्मनिर्भर ज़्यादा होता है, हमारा विकास होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर नहीं बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो, अब यहाँ से आपको थोड़ा क्वेश्चन इजी लगेंगे। इजी इसलिए लगेंगे तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मेडिकल डिपार्टमेंट से बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के एंड ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। मैंने जो विटामिन वाला लेक्चर लिया था उसमें सारे विटामिन के रोग, होने वाले रोग और विटामिन के स्रोत और विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, मैंने सब कुछ करवाया है। ठीक है, अब देखो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन की कमी से हमारे खून का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है। ठीक है, अगर खून बह रहा है तो वहाँ पर कंटिन्यू खून बहता रहेगा, खून की कमी, विटामिन के की कमी से वहाँ पर खून का थक्का नहीं जम पाता और खून लगातार बहता रहता है, अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो यहाँ पर विटामिन के हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जांठरात संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है? जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है। ऑप्शन ए है हैजा, बी रेबीज, सी निमोनिया, डी कुष्ठ रोग। देखो जो जलजनित रोग होता है वो हमको हैजा से मिलता है। हैजा जलजनित रोग तो बाकी रेबीज कुत्ते से होता है, ये हमारा प्रोटोजोआ है। निमोनिया ये जुकाम जो हो जाता है उससे निमोनिया हो जाता है, तो ये हमारा जलजनित रोग। ये तीनों हमारे जलजनित रोग नहीं है, जबकि हमारा हैजा जो होता है एक गंदे पानी पीने से, जल जो हमारा प्रदूषण युक्त पानी होता है उसे पीने से हमको हैजा हो जाता है, हमको उल्टी दस्त हो जाता है। ठीक, तो ये जलजनित रोग होता है। बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? जो हमारी स्मॉल पॉक्स होती है उसका आविष्कार किसने किया था? ठीक, ऑप्शन ए है डी रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन जी हमारा चैडविक। देखो तो ये हमारा जो डी रदरफोर्ड थे ये हमारे केमिस्ट्री से हैं, लुई पास्चर ये हमारे फिजिक्स से हैं और बायोलॉजी भी इनके देखने को मिलता है, और जो डी हमारा चैडविक है और सी है एडवर्ड जेनर। तो जो स्मॉल पॉक्स का सबसे पहले टीका खोजा था तो हमारे एडवर्ड जेनर साहब ने खोजा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? जो हमारा हेपेटाइटिस ए है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है मच्छर के काटने से, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी हमारा विषाणु। तो यहाँ पर जो हेपेटाइटिस ए होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी विषाणु से होते हैं, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। ठीक है, डॉपलर द्वारा गर्भस्थ शिशु के हृदय की प्रथम ध्वनि को कब सुना जा सकता है? ऑप्शन ए है 2 से 3 सप्ताह, ऑप्शन नंबर बी है 8 से 10 सप्ताह एंड ऑप्शन सी है हमारा 16 से 18 सप्ताह एंड ऑप्शन डी हमारा 10 से 12 सप्ताह। जो अगर गर्भ के अंदर शिशु है और उसकी हृदय की धड़कन हमको सुनना है तो वो धड़कन जब शिशु जो हमारा बेबी गर्भ के अंदर है 8 से 10 सप्ताह का जब हो जाता है, यानी प्रेगनेंसी जो हमारी 8 से 10 सप्ताह की जब हो जाती है, तो वहाँ पर हम डॉपलर की मदद से हम बेबी के हृदय की जो धड़कन है वो ध्वनि सुन सकते हैं। जब बेबी गर्भ के अंदर 8 से 10 सप्ताह का हो चुका होगा तब, अगर इससे नीचे है तो हम उसकी ध्वनि नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट द्वारा एक मशीन होती है, उसमें बेबी की धड़कन चेक कर दी जाती है, और जब हमारा गर्भ के अंदर 8 से 10 सप्ताह के बीच में होगा। मनुष्य की सामान्यतः गर्भावधि क्या होती है? ऑप्शन ए है 9 महीने, ऑप्शन नंबर बी है 10 महीने, ऑप्शन नंबर सी है 280 दिन एंड ऑप्शन नंबर डी
289 महीने। तो ऑप्शन नंबर 43 का जो मिलने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर 280 दिन मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये आपको कुछ क्वेश्चन लग सकता है कि मनुष्य की सामान्य गर्भावधि 280 दिन होती है, ठीक है। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि 9 महीने भी तो सर, 9 महीने तो हम आप आम भाषा में कहते हैं, इसका 9 महीने भी तो आंसर हो सकता है। लेकिन हम आपको बता दें, क्योंकि आप 9 गुणे 30 करेंगे तो कितना होता है, 270 हुआ, ठीक है। तो 9 के हिसाब से 270 हुआ, लेकिन कोई महीना 31 का भी तो होता है। तो आप ये मान के चलिए, आप 280 दिन मान लीजिए, 9 महीने मत करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, अगर दोनों दिया है 9 महीने 280 दिन, तो वहाँ पर आप 280 लगाइएगा। अगर 280 दिन नहीं लिया है, अगर 9 मंथ दिया है, तो वहाँ पर 9 मंथ लगाइएगा, ठीक। कन्फ्यूजन मत दूर करिए अपनी। अगर 9 मंथ और 280 दिन दिया है तो वहाँ पर आप 280 दिन करिए, क्योंकि कोई मंथ जो होता है हमारा 31 दिन का भी होता है, ठीक है। तो 270 प्लस आप निकल जाएंगे, इसलिए 280 दिन आप मान के चलिए। अब तो आज के माहौल ये है, कभी कभी जो प्री मेच्योर बेबी होता है, कभी कभी ऐसा होता है गर्भ के 9 महीने पहले ही, 1-2 महीने पहले ही बेबी जन्म कर जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है। तो उसका क्या, प्री मेच्योर बेबी होता है, फिर उसके NICU में रखा जाता है, फिर उसकी देखभाल होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो ये उसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का अपवाद है कि बेबी जन्म से पहले, समय से पहले भी पैदा हो गया, तो उसको NICU में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक गर्भवती महिला के निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन परिणाम से पता चलता है कि वह प्रसव के दूसरे चरण में है। ऑप्शन ए है झिल्लियों का फट जाना, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह से फैली हुई है, ऑप्शन नंबर सी संकुचन नियमित हो, ऑप्शन नंबर डी है स्पष्ट योनि द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो सेकेंड चरण होता है महिला का गर्भावस्था का, वो उसमें प्रसव का जो दूसरा चरण होता है, उसमें जो हमारे गर्भाशय की ग्रीवा होती है वो थोड़ा फैल जाती है। जो हाँ सर्विक्स होती है उसमें 3 फिंगर 2 फिंगर का एक, ये जो मेडिकल डिपार्टमेंट होंगे हम आपको बता दें, उसमें चेक किया जाता है कि जो गर्भाशय की ग्रीवा है माता की, ठीक है, जो गर्भवती है उसके जो गर्भाशय की जो ग्रीवा चेक की जाती है, उसमें 3 फिंगर 4 फिंगर या 2 फिंगर का अराउंड देखा जाता है कि हाँ उसकी जो सर्विक्स है, उसकी जो गर्भाशय है वो 3 फिंगर में 2 फिंगर में खुल रही है, ठीक है। ये चीज़ चेक की जाती है। ये हमारे मेडिकल फैसिलिटी जो डिपार्टमेंट होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, एनएम में मिडवाइफरी एनएम होती हैं, वो चेक करती हैं इसको। आप घर पे नहीं चेक कर सकते, ये वहाँ पर हॉस्पिटल में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक क्रिया जिसमें गर्भ नाल की नसें प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से गुजर जाती हैं और पूरे गर्भाशय ग्रीवा में और छोर तक पड़ी रहती हैं, वह कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवखंडित प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी है प्लेसेंटा प्रिव्रिया, ऑप्शन नंबर सी है प्लेसेंटा एक्रीटा एंड ऑप्शन डी हमारा वासा प्रिव्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमको देखने को मिलता है, वासा प्रिव्रिया, ठीक है। इनमें से क्या योनि क्षण लक्षण नहीं है, योनि क्षण लक्षण नहीं है। ए है योनि कैनाल की लंबाई, बी है योनि की दीवार को पतला होना, सी है योनि स्नेहक में कमी एंड डी है मूत्र असंयम। इसमें बोला लक्षण नहीं है, तो योनि दीवारों को पतला होना ये लक्षण नहीं है, बाकी तीनों ये लक्षण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी के कारण माँ की सेहत बिगड़ने को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए है गर्भावस्था के फलस्वरूप उच्च रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी है प्री एक्लेम्पीसिया, ऑप्शन सी है हाइपरमेसिस ग्रेविडेलम एंड ऑप्शन डी है गर्भपात। जो महिला की उल्टी होती है उसे हम हाइपरमेसिस ग्रेविडेलम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण त्वचीय मार्ग में दिया जाता है। त्वचीय मार्ग मतलब उसको इंट्रामास्कुलर दिया जाता है, मतलब ऊपर से लगाया जाता है। ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी है जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन नंबर सी है हेपेटाइटिस बी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा खसरा। तो मैंने टीकाकरण वाला टॉपिक करवाया है, ठीक है। तो वहाँ पर बताया कि कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर BCG का टीका है वो हमारा त्वचीय मार्ग द्वारा दिया जाता है, यानी हमको स्किन में लगा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BCG, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्राइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी की प्रथम अवस्था क्या है। ऑप्शन ए एनल अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है फेलिक अवस्था, ऑप्शन सी है जेनेटाइल अवस्था एंड ऑप्शन डी हमारा ओरल अवस्था। जो फ्राइड की सेक्सुअल थ्योरी का जो प्रथम अवस्था थी वो हमारी ओरल अवस्था है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्राइड एंड ऑप्शन सी है एरिक्सन एंड ऑप्शन डी है पावलोव। देखो जो मनोवैज्ञानिक मैंने संज्ञानात्मक विकास जो पढ़ाया था बहुत अच्छे से बताया था। संज्ञानात्मक विकास जहाँ पर आएगा और ऑप्शन में जीन पियाजे आपको देखने को मिले, आप आंख बंद करके जीन पियाजे लगा दीजिएगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास जो दिया था वो हमको जीन पियाजे साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीन पियाजे। अब लिख लीजिए संज्ञानात्मक विकास, लिखिए कॉपी में, उसके आगे लिख दीजिए जॉन पियाजे, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? ए है व्यवसाय का चयन, बी है वस्तु स्थिरता प्राप्त करना, ऑप्शन सी है आत्म पहचान का विकास करना, डी हमारा शारीरिक विकास परिवर्तनों का स्वीकार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं है वस्तु स्थिरता प्राप्त करना। प्रारंभिक बालावस्था का समय क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय क्या है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 6 वर्ष, सी है 2 से 5 वर्ष एंड डी से जन्म से 15 दिन। तो प्रारंभिक बालावस्था का समय जो देखा जाता है वो 2 से 6 वर्ष तक देखा जाता है। ये हमारी प्राथमिक बाल्यावस्था मानी जाती है। कब? 2 से 6 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय जो अगर न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके जो सिर की लंबाई होती है उसकी लंबाई की कितनी होती है? ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी है 2/3 एंड ऑप्शन डी हमारा 1/3। तो वहाँ जो सिर की लंबाई होती है वो 1/4 1/4 देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जिन स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों का दाखिला किया जाता है उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है? ए है विशेष स्कूल, बी है संपूर्ण स्कूल, सी है संसाधन स्कूल, डी है पूर्व प्राथमिक स्कूल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही देखने को मिलता है संपूर्ण स्कूल। ठीक है, नवजात शिशु के संवेग हैं, नवजात शिशु होगा उसके क्या संवेग हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए है ईर्ष्या क्रोध प्रेम, बी है भय क्रोध प्रेम, सी है प्रेम हंसना रोना, डी है भय रोना ईर्ष्या। जो छोटे बच्चे हैं देखो जो छोटे बच्चे होते हैं वो डरते रहते हैं, उनको क्रोध भी आता है, प्रेम भी है, लेकिन इसमें देखो भय क्रोध प्रेम, ठीक है, ईर्ष्या तो हो ही नहीं सकती, छोटे बच्चे में ईर्ष्या नहीं होती है जो नवजात होते हैं। प्रेम हंसना रोना, प्रेम होगा हंसना रोना, ठीक है, इसमें भय नहीं है तो ये भी कट जाएगा, छोटे बच्चे डरते हैं। इसमें भय है रोना, इससे भी कट गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कों की वार्षिक ऊंचाई डॉट डॉट प्रति सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तक बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए है 5 से 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 से 7.7 सेंटीमीटर, सी है 5.6 से 8.6 सेंटीमीटर एंड डी है 5.6 से 7.6 सेंटीमीटर। तो लड़की की औसत ऊंचाई बढ़ती है वो हमारी 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की ऊंचाई से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? ऑप्शन ए है विकास का अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी है विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी है विकास की प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसमें बोला नहीं है, तो नहीं क्या है, विकास एक निश्चित क्रम से नहीं होता, गलत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्क शेक उदाहरण है, जो मिल्क शेक है वो किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्वच्छ तरल आहार, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वच्छ आहार, सी है हल्का आहार एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मिल्क जो शेक होता है वो हमारा पूर्ण स्वच्छ आहार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेलिया नामक वृक्ष की पत्तियों को सुखाकर बनाई जाती है। ऑप्शन ए अजवाइन, ऑप्शन बी है जीरा, ऑप्शन सी है चाय एंड ऑप्शन डी हमारा है मेथी। जो हमारा कमेलिया नामक वृक्ष होता है उसको पत्तियां जो होती हैं उसको सुखाकर चाय पत्ती बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय पत्ती मतलब इसको चाय बनाया जाता है, चाय के रूप में सेवन करना चाहिए। अनाज की पिसाई से चमकाने से और प्रसंस्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है कितना? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अनाज अगर जो पिसाई कर रहे हैं चमका रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा विटामिन ख़त्म हो जाता है? आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो विटामिन बी होता है वो हमारा चावल को अगर पिसा रहे हैं, मतलब चावल को जो अनाज को पिसा रहे हैं और उसको चमका रहे हैं, कहने मतलब उसको साफ़ कर रहे हैं, तो उसका जो विटामिन बी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सब्जियों के रेशे छूने में डॉट डॉट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठंडे, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी चमकदार एंड ऑप्शन डी गर्म। देखो सब्जी मार्केट में आई हो, उसको घर पे लग के थोड़ा रख दीजिए पानी से धुल के, तब उसको छुएंगे तो ठंडा लगती है सब्जी, क्या ठंडा लगती है, चाहे लौकी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे प्याज हो, प्याज नहीं सॉरी, जो सब्जियां होती हैं वो जब छुएंगे आप तो उसे ठंडे लगते हैं। जैसे मूली लीजिए, मूली ला के रख लीजिए, उसके बाद जब छुएंगे तो ठंडी लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा ठंडी हो जाएगा। फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? ऑप्शन ए खनिज लवण प्रोटीन तथा वसा, ऑप्शन बी है कार्बोज विटामिन खनिज लवण, ऑप्शन सी है खनिज लवण विटामिन रेशे और डी है प्रोटीन वसा कार्बोज। जो हमारे सब्जियां तथा फल होते हैं वो खनिज लवण विटामिन रेशे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। जो अंडा और दूध है हमारा कितनी डिग्री सेल्सियस पर या कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं? ऑप्शन ए 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है रुक जाती, ऑप्शन सी है 35 से 40 फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन नंबर डी है 0 से 97 फ़ारेनहाइट। देखो जो आपको हम बता दें, जैसे अंडा और
दूध हमारा है क्या है, लगभग आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये रूम का जनरली टेम्परेचर माना जाता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर इस अकॉर्डिंग आप ये रख सकते हैं, 0 बर्फ़ बन गई है, हो ही नहीं सकता, ये है ही नहीं, 97 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 35-40 वाला आप आंसर सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र कौन सा होता है, ये है 40 फ़ारेनहाइट से 115 फ़ारेनहाइट डिग्री, बी है 40 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट, सी है 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 फ़ारेनहाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा 38 फ़ारेनहाइट से 145 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी 41 फ़ारेनहाइट से 135 फ़ारेनहाइट। किस कार्यप्रणाली के द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परिरक्षक की तरह कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए है नमी को घटाकर, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइम्स की सक्रियता से को घटाती है, ऑप्शन सी है माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की नमी की सांद्रता घटाती है, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। तो ये जो हमारी है वो सभी है, यानी उपयुक्त डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है, ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी है दूध या पेय पदार्थ, एंड ऑप्शन नंबर सी है सब्जी, एंड ऑप्शन नंबर डी दुग्ध। तो देखो आप इस क्वेश्चन 66 का क्वेश्चन नंबर हमको आप कमेंट में आंसर इसका बताएंगे बिना किसी गूगल के, अपने कॉमन सेंस के, अपनी समझदारी, अपनी पढ़ाई के ताकत पर इस क्वेश्चन का आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर गलत हो तब भी ठीक है, अगर सही हुआ तब भी ठीक है, लेकिन आपको बिना गूगल के अपनी सोच के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आपने सोच गलत देना तब भी सही है, आपको मतलब अगर आपको गलत क्वेश्चन दे दिया आंसर तो कोई गोली नहीं मारने जा रहा है, ना आपको कहीं को सूरी या कोई सज़ा देने जा रहा है, बस आपको क्या है आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना है। और कमेंट में बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने हिसाब से दीजिए, गलत हुआ तब भी ठीक है, अगर सही हुआ तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है वह के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये है 550, बी है 400, सी है 300, एंड डी हमारा 450। तो धात्री की शिशु को जो 8 माह की है उसकी जो आवश्यकता ऊर्जा होती है हमारी 400 प्लस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बच्चे के आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए, ऑप्शन ए है 12 माह के आसपास, ऑप्शन सी है 6 महीने के आसपास, ऑप्शन सी है 4 महीने के आसपास, एंड ऑप्शन नंबर डी 2 महीने के आसपास। यहाँ पर जो कहा गया है बच्चे के अनुपूरक भोजन, यानी कि बच्चों को 6 माह का जब बच्चा हो जाए, पहले तो जब बच्चा पैदा होता है तो 6 माह तक केवल उसको मम्मी का दूध दिया जाना चाहिए, मम्मी का स्तनपान करवाना चाहिए। लेकिन बच्चा जब 6 माह से ऊपर हो जाए तो उसे कुछ बाहर का भी चीज़ें खाने को दी जाएँ, खाने को वो चीज़ें मत दी जाएँ जो उसको खाने में टाइट लगे, मतलब कड़ी हों, क्योंकि उसके दांत तो होते नहीं हैं तो उसको चबा नहीं पाएगा, ना ही उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि आप रोटी का टुकड़ा रखेंगे तो चबा कर निकल जाएगा, तो उसका पाचन तंत्र भी इतना मजबूत नहीं है कि उस रोटी को पचा पाए। तो ऐसे आप चीज़ दीजिए उसको संतुलित आहार में जिसका वो पूरी अच्छे तरह से पाचन कर जाए, जैसे फलों का जूस हो गया, दाल का जूस हो गया, या किसी प्रकार का शहद हो गया, इस प्रकार का सेवन करिए। और जो भी सेवन है ये बाहरी माना जाता है, तो आप ये जो चीज़ें हैं आप 6 महीने के बाद दे सकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 मंथ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्रों में किस प्रकार के दृष्टिकोण का विकास होता है, ए सौंदर्यात्मक, बी है वैज्ञानिक, एंड ऑप्शन नंबर सी है व्यवसायिक, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश प्रयोगशाला से नाम आ गया प्रयोगशाला में लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहाँ पे कौन रिसर्च करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं। तो जो छात्रों में विकास देखने को प्रयोगशाला में दिखता है वो वैज्ञानिक के रूप में एक उनका दृष्टिकोण देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह प्रवाहित होता है। ऑप्शन है प्रतिरूपण द्वारा, ऑप्शन बी है पुनर्बलन द्वारा, ऑप्शन सी है परिपक्वता द्वारा, ऑप्शन डी है वातावरण द्वारा। जब बेबी बड़ा थोड़ा हो जाता है तो बलबलाना मतलब चिल्लाना लगता है, क्रोधित होने लगता है, बलबलाना मतलब क्रोधित होने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो क्या है उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रही है, वो परिपक्व हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो गुस्सा करेगा, कहीं मम्मी से गुस्सा करेगा, कहीं लौटने लगेगा, कहीं उसको कुछ कह दोगे तो ज़मीन पे लौटने लगता है। तो क्या है उसके अंदर एक प्रकार की परिपक्वता आने लगती है, चीज़ों को हासिल करने के लिए उसके अंदर एक संवेगात्मक विकास होने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्नर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा है, ऑप्शन ए है सक्रियता, ऑप्शन बी है हमारी दृश्य प्रतिमा, ऑप्शन सी है सांकेतिक, और ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक। तो मैंने बताया था ये मूर्त संक्रियात्मक का हिस्सा होता है, बोर्नर ने बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन ए है जाति, ऑप्शन नंबर है बी भाषा, ऑप्शन नंबर सी खेल, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो हमारी जात से होते देखने को संबंधित मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिखा है डीपीटी को विस्तारित करें, डीपीटी को विस्तारित करें। डीपीटी का फुल फॉर्म मैंने पिछले लास्ट वीडियो में जब पढ़ा रहे थे वहाँ पे डीपीटी का फुल फॉर्म बताया था। तो इसका होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस,
क्या होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, DPT, D फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्टुसिस, T फॉर टिटनेस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस। कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जो कुकुर खांसी होती है उसे बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ए है BCG का टीका, बी है DPT और सी है MMR एंड डी हमारा पोलियो। पोलियो होगा नहीं, BCG होता है नहीं है, ठीक है। ACMMR ऐसा कुछ, ये तो टीका है, ठीक है। ये OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, ये मुंह में डालकर पिलाई जाती है, ठीक है। ये MR होता नहीं, BCG मैंने पढ़ाया था कि बैसिलस कॉलमेट गुरिन होता है, बैसिलस कॉलमेट गुरिन। और DPT हमारा बताया था DPT, ये होती है ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनेस, ये कुकुर खांसी के लिए लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह गोद में उठाया जाना चाहता है, बी भूखा है, सी वह संतृप्त है और भूखा नहीं है, वह गीला है और उसे ठंड लग रही है। देखो, जब बच्चे को आप खाना खिला रहे हो और बच्चा मुंह से खाना निकाल दे रहा हो तो आप समझ जाइए बच्चे का पेट भर चुका है, अब वो भोजन नहीं करेगा। आप छोटे बच्चे घर में, सभी के छोटे बच्चे होते हैं, आप उसको खाना खिला रहे हैं, ठीक है, उसका पेट कुछ समय बाद भर जाएगा तो उसके मुंह में जब खाने का थोड़ा निवाला रखेंगे तो खाना बाहर निकाल देगा। तो ये समझ जाइए कि बच्चा भूखा नहीं है, अब उसको खाने की क्षमता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमको सी हो जाएगा कि उसका पेट संतृप्त हो गया है और वो भूखा नहीं है। नेक्स्ट है, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग कराता है, ए दाएँ हाथ, बी बाएँ हाथ, सी है एम्बी डेक्टस उभय हस्त, डी है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। देखो, जो उभय हस्त मतलब कॉमन हस्त मतलब दोनों हाथ, यानी दोनों हाथ से जो बच्चा काम करे उसे हम उभय हस्त या एम्बिडी डेक्टस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बकरी, ऑप्शन नंबर बी है याक, ऑप्शन नंबर सी है भैंस एंड ऑप्शन नंबर सी डी गाय। देखो, अगर एक बकरी का दूध होता है उसमें आप चीनी डाल दीजिए और उससे फैट निकाल दीजिए तो जो पीला दूध, बकरी का दूध हल्का पीला होता है, गाय का भी दूध पीला होता है और माँ का भी दूध पीला होता है। ये तीनों दूध बहुत ही सर्वोत्तम माने जाते हैं बच्चे के विकास के लिए। देखो, अभी जब किसी को डेंगू हो जाता है तो वहाँ बकरी का दूध पिलाया जाता है, क्योंकि बकरी के दूध में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। बकरी का दूध पिलाने से डेंगू बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बकरी के दूध में बहुत होती है। तो वही बताया गया है, अगर बकरी का दूध है उसमें चीनी डाल दीजिए और वहाँ पर फैट निकाल दीजिए तो दूध बनेगा, उम्मा के दूध के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलता है। याक होगा, गाय का भी चल रहा है लेकिन गाय में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। शिशु में माँ के प्रतिजोगियों से पाई गई निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा ... महीने तक हुई होती है। ऑप्शन ए है 2 महीने, बी है 3 से 6 महीने, सी है 1 से 1.5 महीने या 1.5 महीने हाँ, और डी हमारा 1 महीने। जो माँ की प्रतियोजों से कृत्रिम होती है, यानी कि माँ की प्रतिरक्षा बेबी में केवल 3 से 6 महीने तक ही काम करती है, उसके बाद बेबी खुद अपने आप में डेवलप कर लेता है रोगों से लड़ने के लिए 6 मंथ के बाद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? ये है 2 घंटे बाद, जब उसने स्पंदन रुके, ऑप्शन नंबर बी है तत्काल एंड ऑप्शन डी है जब चाहे। कहने मतलब जब बेबी बर्थ कर जाए तो उसका प्लेसेंटा उसकी नाभि से जुड़ा होता है, लेकिन उसे जब काटना चाहिए जब उसमें स्पंदन रुक जाए। यानी क्या है, अगर प्लेसेंटा से माँ के शरीर में जो नाल लगी होती है उसमें जो स्पंदन हो रहा है, उसमें सर्कुलन जो हो रहा है वो जब रुक जाए उसके बाद उस नाल को काटना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, गर्भकालीन विषाक्तता का संबंधित होती है। ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, बी है सूजन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिनेरिया, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। देखो, जो गर्भकालीन विषाक्तता पाई जाती है वो हमको तीनों में देखने को मिलती है, हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और एल्ब्यूमिनेरिया, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसव का प्रकार नहीं है। ए है संभाव्य प्रसव, बी है प्राकृतिक प्रसव, सी है इंस्ट्रूमेंटल एंड डी हमारा जटिलतापूर्ण प्रसव। तो इसमें जो संभाव्य प्रसव है ये प्रसव का प्रकार नहीं है, बाकी प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल एंड जटिलतापूर्ण प्रसव ये हमारे तीनों देखने को मिलते हैं, लेकिन संभाव्य प्रसव ये प्रसव का प्रकार ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नेचुरल अपने आप ही बेबी हो जाए, इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी प्रकार ऑपरेशन करना पड़े, जटिलतापूर्वक प्रसव मतलब कहीं पर सिजेरियन हो जाता है, कहीं पर ऑपरेशन से बच्चा होता है, वो जटिल प्रोसेस माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? ए है 2 माह, बी है 3 माह, सी 4 माह, डी इनमें से कोई नहीं। जो कोशिका का विकास भ्रूण में देखा जाता है वो 2 माह तक देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रैन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं डॉट डॉट बनाती हैं। ऑप्शन है कार्पस लुटियम, बी है पुटिकाएं, ऑप्शन नंबर सी है हमारा थीका एक्सटर्ना एंड ऑप्शन डी है हमारा एंड्रोमेटियम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलता है कार्पस लुटियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बासी ब्रेड में आमतौर पर डाट डट का असर होता है। ऑप्शन ए है मोल्ड, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी कीड़े एंड ऑप्शन नंबर डी वायरस। जो बासी ब्रेड होता है यानी बड़ी बासी रखा हुआ ब्रेड अगर फ्रिज में रखेंगे तो ठीक है, अगर आप उसको खुले में रख देंगे तो खराब हो जाता है, उस पर मोल्ड पड़ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा देगा। ऑप्शन नंबर ए है 60 किलो कैलोरीज, ऑप्शन नंबर बी है 135 किलो कैलोरीज एंड ऑप्शन नंबर सी है 35 किलो कैलोरीज एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा से हमको 75 किलो कैलोरीज मिलती है। कितनी? 75 किलो कैलोरीज मिलती है। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन और ऑप्शन नंबर डी हमारा खनिज। तो यहाँ पर देखने को जो मिलता है ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन कुपोषण, बी है अल्प पोषण, ऑप्शन नंबर सी गरिष्ठ भोजन एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखो जब त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, देखो अब जो गरीब घर के बच्चे होते हैं, कुपोषित बच्चे होते हैं, उनका शरीर में क्या है, उनका रंग पीला हो जाता है, शरीर में कमी हो जाती है, उनकी त्वचा जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनका पेट निकल जाएगा, उनका हाथ पैर पतला हो जाएगा। तो वो किस चीज़ का शिकार होता है? क्योंकि वो कुपोषण का शिकार होते हैं, सही पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, ना उनका शारीरिक विकास होता है, इसलिए उनकी जो त्वचा है वो सिकुड़ जाती है और उनका जो स्किन है वो पीली होना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर खून पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता, जिससे क्या है वो कुपोषित होने लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कुपोषण का शिकार जब हो जाते हैं तो बच्चों में झुर्रियाँ पीलापन स्किन में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दिया है अभिकथन ए एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश किया, आपको इसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन ये है एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। कारण क्या है? एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो देखने को मिलेगा ए आर दोनों सही हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेंट होता है उसमें फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो निष्प्रभावी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। नेक्स्ट है पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? पोषण आहार विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लेवाइजर, ऑप्शन नंबर बी है पिंटर कोफर एंड ऑप्शन नंबर सी है अथवाटर एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा वॉइड। तो यहाँ पर लेवाइजर जो है पोषण के जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम साल्ट, ऑप्शन बी है कैल्शियम साल्ट एंड ऑप्शन सी पोटेशियम साल्ट एंड ऑप्शन डी हमारा सोडियम साल्ट। तो जो जल की कठोरता है वो कैल्शियम साल्ट के कारण होती है, CaMg के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। यानी वहाँ पर हम आपको केमिस्ट्री का बताएं, वहाँ पर CaMg को जो कार्बोनेट होते हैं उसकी वजह से हमारा जो जल होता है वो कठोर होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम देखिए, कहीं मैग्नीशियम दिया नहीं है, तो यहाँ पर कैल्शियम दिया तो ऑप्शन नंबर कैल्शियम हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम ये दिया होता तो वहाँ पर मैग्नीशियम आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैल्शियम दिया है तो आप कैल्शियम आंसर भी राइट कर जाएंगे। नेक्स्ट है जस्ता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी है कैल्शियम साल्ट एंड ऑप्शन सी है पोटेशियम साल्ट एंड ऑप्शन डी हमारा सोडियम साल्ट। जस्ता के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा जस्ता के लिए आवश्यक होता है वो वृद्धि। जस्ता हमारे शरीर में वृद्धि का काम करती है। जिंक से हमारा शरीर, जिंक जस्ता जो होता है इससे हमारा शरीर जो है उसका शारीरिक विकास होता है, शरीर में वृद्धि देखने को मिलती है। विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। मैंने वहाँ पर जब पिछले वीडियो में विटामिन के बारे में बताया था तो विटामिन का मैंने रासायनिक नाम भी बताया था कि विटामिन डी को क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी है एग्रोकैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर ट्रेटिनॉल और ऑप्शन नंबर डी हमारा टिकोफेरॉल। तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ए है ग्लूकोज, बी है लैक्टोज, सी है फ्रक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सुक्रोज। तो नवजात द्वारा जो आसानी से पाचित होने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है वो फ्रक्टोज, यानी बच्चा फ्रक्टोज को बहुत जल्दी पाचित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है केसिन, ऑप्शन सी है मायोसिन एंड ऑप्शन बी हमारा ब्लोटीन। जो हमारा दूध में मिलता है विटामिन प्रोटीन वो हमको केसिन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माँ के दूध में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। माँ के दूध में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हल्का पीला गाढ़ा दूध होता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तो माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोटीन में दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम केसिन बोलते हैं। पकाने के लिए
पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? ऑप्शन ए है मूंगफली का तेल, ऑप्शन बी है नारियल का तेल, ऑप्शन सी है सनफ्लावर तेल या सूरजमुखी का तेल, ऑप्शन डी है कैस्टर तेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूंगफली का जो तेल होता है, यानी कि मूंगफली का जो तेल होता है उसमें अत्यधिक अवश्य अम्ल होता है। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया समस्या व समाधान का सम्मिलित प्रयास है। यह कथन किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन ए है रॉबिन्स, ऑप्शन बी है बर्नार्ड, ऑप्शन सी है फुलमर एंड ऑप्शन डी है हमारा रूथ स्ट्रॉन्ग। तो ये कथन दिया था रूथ स्ट्रॉन्ग साहब ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने बताया ना कि सारे स्टेटमेंट आप एक पेज पर लिख लीजिए और उसको बारी बारी से रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। परामर्श के प्रभाव संचारी में सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए संचार तत्वों का अभाव, ऑप्शन बी है संचार की अनिच्छा, ऑप्शन सी है ऋणवादिता एवं पारंपरिक कट्टरता, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा संचार तत्वों का अभाव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। कहीं दिया है ऑप्शन में, आंख बंद करके वही मार दीजिए, 7 अप्रैल 1948। और इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, तो 7 अप्रैल आपको देखने को मिल सकता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक किसे माना गया है, किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए है मरिताजा जान वर्डे, बी है माइकल मिलनर, एंड सी है अमाल मुड्डालाली एंड ऑप्शन डी है कैथरीन रसेल। तो जो यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक प्रेजेंट टाइम में CEO हैं वो हमारी कैथरीन रसेल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य संख्या कोष द्वारा जारी संरक्षण अंकड़ों के अनुसार विश्व में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर कितनी है? ऑप्शन है 80, ऑप्शन बी है 85%, ऑप्शन सी है 90 और ऑप्शन नंबर डी हमारा 91। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलता था। तो आप ये हमारी मिक्स क्वेश्चन की सीरीज थी। हम आपको MCQ टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे ही आपको पर डे तो नहीं, लेकिन 3 या 4 दिन के अंतराल पर आपको मिक्स क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे और हम अपने यूट्यूब चैनल पे चैप्टर वाइज भी आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। अभी एग्ज़ाम दूर है, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखिए। जब एग्ज़ाम आएगा तो देखा जाएगा। अभी शॉर्टलिस्ट नहीं आई, शॉर्टलिस्ट होने के बाद 45 से 60 दिन के अंतराल के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।